वाह सौम्या, तुम तो बिना पार्लर गए भी इतनी सुंदर लग रही हो। पार्लर जाती तो सब तुम्हें ही दुल्हन समझ बैठते। हंसते हुए शीला चाची ने सौम्या से कहा। सौम्या बोली, चाची जी, मैं भी पार्लर जाना चाहती थी, मगर शादी वाले घर में आप तो जानती ही है कितना काम होता है, इसलिए खुद से ही तैयार होना पड़ा। शीला चाची बोली, हाँ सौम्या, शादी वाले घर में तो बहुत काम होता है, मगर तूने अपने आप को जिस तरह से तैयार किया है, तू मुझे बहुत सुंदर लग रही है। तेरा यह हल्का पीच लहंगा, यह सादा सा मेकअप और खुले बाल तो इस पर खूब फब रहे हैं। सौम्या की ननद मीनाक्षी भी ये सब सुन रही थी और उसे ये सब सुनकर शीला चाची पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शादी उसकी थी और तारीफ किसी और की हो रही थी। मीनाक्षी तुरंत उसकी भाभी सौम्या से बोली, भाभी, आपने मेरे कल शादी में पहनने वाले कपड़े कहाँ रखे हैं? दिखाई नहीं दिए आज मुझे। मीनाक्षी की आवाज में एक तीखापन था, जिसे सौम्या भाप गई और बोली, मीनाक्षी, वो कपड़े तो तुम्हारी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में ही पड़े हैं। जब से वे कपड़े तैयार होकर आए हैं, वही रखे हैं। मीनाक्षी बोली, अच्छा, फिर ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दिए, इसलिए पूछा। सौम्या बोली, मीनाक्षी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज लेडी संगीत में सबकी नजरें तुम पर ही टिक जाएगी, देखना। मीनाक्षी बिना कुछ जवाब दिए कमरे से चली जाती है। मीनाक्षी की जलन उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। कल मीनाक्षी की शादी थी और आज लेडी संगीत का प्रोग्राम था। सौम्या और पति राजेश, जो कि मुंबई शहर में रहते थे, खास मीनाक्षी की शादी के लिए 10 दिन पहले मुंबई से लखनऊ आए थे। सौम्या जब से ससुराल आई थी, काम में ऐसे पड़ी थी कि उसे खुद के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता था। वो बस घर और बाहर के काम करने में लगी थी कि कहीं शादी में कुछ कमी न रह जाए। उसी चक्कर में उसे पार्लर जाने का वक्त भी नहीं मिल पाया था। लेडी संगीत में जब सौम्या को पता चला कि सभी को सोलो परफॉर्मेंस करना है, तो वो एक पल छिटक गई। मगर पति राजेश ने जब उसे आगे बढ़कर डांस करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो सौम्या ने आंखें झुकाकर एक सोलो डांस परफॉर्मेंस कर ही दी। और जब सभी ने उसकी खूब तारीफ की, तब जाकर सौम्या को पता चला कि वो अच्छा डांस अकेले भी कर सकती है, क्योंकि उसके मायके में अब तक उसने ग्रुप डांस ही किए थे, तो वो अकेले डांस करने में बहुत डर रही थी। मगर राजेश से प्रोत्साहन पाकर उसने पहली बार सोलो परफॉर्मेंस किया था। तालियों की गूंज के साथ सौम्या के डांस की खूब तारीफ हुई और सौम्या स्टेज से नीचे उतरकर सभी के साथ आकर बैठ गई। उतने में पीछे से रीना, जो कि रिश्ते में सौम्या की चचेरी जेठानी लगती थी, बोली, सौम्या, तुम्हारे मायके से कोई क्यों नहीं आया? ये सुनते ही सौम्या का चेहरा पहले तो उदास हो गया, फिर वो नकली मुस्कान के साथ बोली, दरअसल मेरे मायके वालों से फोन पर अब तक बात नहीं हो पाई है, इसलिए पता नहीं वे लोग क्यों नहीं आए। थोड़ी देर बाद लेडी संगीत का प्रोग्राम खत्म हो गया और सभी लोग घर आ गए। सौम्या मीनाक्षी के कमरे में कुछ सामान रखने के लिए जा रही थी कि अपना नाम सुनकर उसके कदम रुक गए। शीला चाची जी मीनाक्षी और उसकी माँ सरिता जी से कह रही थी कि आज सौम्या ने बहुत अच्छा डांस किया और वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। ये सुनकर मीनाक्षी चिढ़ते हुए बोली, चाची जी, इसको सुंदर होना नहीं कहते। हाँ, वो ठीक ठाक लग रही थी। पीछे से सरिता जी भी बेटी का साथ देते हुए अपनी देवरानी से बोली, अब मुंबई में अकेले तो रहती है सौम्या, वहाँ डांस वांस सीखने जाती होगी, इसलिए ढंग का डांस कर लिया होगा उसने, वरना उसे नाचना वाचना कहाँ आता है। देखा नहीं क्या उसकी खुद की शादी में कहाँ नाच पाई थी वो। सौम्या ने सब सुन लिया और वो जैसे ही सामान रखने कमरे में गई, मीनाक्षी और सरिता जी चुप हो गई। सौम्या ने अपने कमरे में जाकर राजेश को सारी बात बता दी और बोली, आखिर मीनाक्षी और मम्मी जी को मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है? भला अपनी खुद की शादी में किसे शर्म नहीं आती? मैं अपनी शादी में इसलिए नहीं नाच पाई क्योंकि मुझे ससुराल वालों से शर्म आ रही थी, और आज मीनाक्षी की शादी के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, इसलिए सोलो परफॉर्मेंस दे पाई। और मुझे शादी वाले घर में इतना काम था कि मैं पार्लर तक ना जा पाई। फिर भी मीनाक्षी को मुझसे इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? राजेश,
मजाक करते हुए बोला, अरे भाई, शादी उसकी है और कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसको चिढ़ होगी ही ना। अब मेरी बीवी है ही इतनी सुंदर। सौम्या कुछ बोली नहीं और कपड़े बदलकर सो गई। वो सोचने लगी, आज मम्मी जी को मीनाक्षी का बैकलेस ब्लाउज नहीं दिखा होगा क्या? आज तो बेटी पर इतना ज्यादा प्यार लुटाई जा रही थी। जब मेरी शादी पर मैंने लहंगे के ऊपर ब्लाउज बनवाने को कहा था, तब तो मम्मी जी ने बड़ा हंगामा कर दिया था कि लहंगे पर कुर्ती ही पहननी होगी। हमारे यहाँ लहंगे पर ब्लाउज पहनने का रिवाज नहीं है। तब जैसे तैसे राजेश ने बात संभाली थी और मम्मी जी ने बहुत मुश्किल के बाद ब्लाउज सिलवाने की हामी भरी थी, मगर साथ ही साथ यह भी कह दिया था कि ब्लाउज का गला पीछे से पूरा पैक होना चाहिए और आगे से भी ब्लाउज बड़ा होना चाहिए, ताकि लहंगा और ब्लाउज के बीच में शरीर का कुछ हिस्सा ना दिखे। ये सब सुनकर सौम्या को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत गुस्सा आया था, मगर वो क्या कर सकती थी? वो तो बेचारी बहू थी उस घर की। कितना फर्क करते हैं लोग अपनी बेटी और बहू में। बहू को जिन चीजों की सहमति कभी नहीं मिलती, वही बेटी को कोई रोक टोक नहीं। वाह रे दुनिया, क्यों इतना फर्क बनाया बेटी और बहू में? आखिर बहू भी तो किसी की बेटी है। लोग क्यों अपनी छोटी सोच से दूसरे इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं? छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, ताने देते हैं। फिर सौम्या ने इन सब बातों को किनारा रखना ही उचित समझा, क्योंकि दूसरे दिन उसकी ननद की शादी थी और वो खुश रहना चाहती थी। तब सोचते सोचते सौम्या की आंख लग गई। दूसरे दिन शादी का प्रोग्राम था। आज सौम्या भी पार्लर तैयार होने जाती है। हरे रंग के लहंगे में आज सौम्या और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। राजेश उसे पार्लर से लेके बैंकेट हॉल पहुंचता है। राजेश रास्ते में गाड़ी चलाते हुए बार बार सौम्या को देखता है और कहता है, सौम्या, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सौम्या भी शर्मा जाती है और हंसकर थैंक यू कहती है। वे दोनों जल्द ही बैंकेट हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां राजेश के दोस्त और उसके कलीग और उनकी पत्नियां भी शादी के लिए आ चुके थे। सभी लोग सौम्या की बहुत तारीफ करते हैं। सौम्या ऊपर से सभी को मुस्कुराकर धन्यवाद करती है, मगर अंदर ही अंदर उसके मन में लड्डू फूटते हैं। आखिर हर औरत अपनी तारीफ सुनकर अंदर से बहुत खुश हो जाती है। उतने में मीनाक्षी भी बैंकेट हॉल पहुंच जाती है और सौम्या को देखकर उसे फिर से चिढ़ होती है। थोड़ी देर में दूल्हा भी बारात लेकर पहुंच जाता है और जैसे ही स्वागत करने की रस्म आती है, सरिता जी कहती है कि वे घर से लकड़ी की पटरी और आरती के थाल लाना भूल गई है। यह देखकर लोगों में खुसर फुसर होने लगती है। दरअसल इस रस्म में दूल्हे को लकड़ी के पाट पर खड़ा कर उसकी आरती उतारी जाती है, जो सरिता जी घर से लाना भूल चुकी थी। लोगों की खुसर फुसर देख दूल्हे की माँ शारदा जी आगे आकर कहती है, सरिता जी, कोई बात नहीं, आप आरती की थाल मंगवा लीजिए और दूल्हे का स्वागत स्टेज पर कर दीजिएगा। ये सुनकर सरिता जी की सांस में सांस आती है। राजेश जल्दी से घर जाकर लकड़ी का पाट और आरती की थाल लेकर आता है और फिर दूल्हे का स्वागत स्टेज पर ही कर दिया जाता है। दूल्हा दुल्हन के साथ फेरे लग जाने के बाद वर पक्ष वाले और वधु पक्ष वाले आराम करने लगते हैं। उतने में दूल्हे की माँ शारदा जी सौम्या के पास आकर कहती है, सौम्या जी, हमारे मेहमानों को कुछ गद्दे कम पड़ रहे हैं। क्या आप थोड़े और गद्दे का इंतजाम करवा सकती है? सौम्या बोली, जी आंटी, जी जरूर, कह के सौम्या बाहर चली जाती है। शारदा जी वहीं बैठकर गद्दों का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद सौम्या कुछ और गद्दे का इंतजाम करवा देती है। तभी वहां बैठी औरतें, जो रिश्ते में सौम्या की चचेरी ननद, चचेरी जेठानी देवरानी लगती है, सौम्या को बुलाकर अपने पास बैठने को कहती है। सौम्या की चचेरी ननद प्रिया बोली, भाभी, कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करो। हमेशा यहाँ वहाँ भागती रहती हो। अपनी शादी के बाद आज मिली हो, जरा हमारे पास भी बैठो। सौम्या बोली, सच दीदी, अब तो शादी ब्याह के बहाने रह गए हैं अपनों से मिलने के लिए। सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि चाहकर भी नहीं मिल पाते। प्रिया बोली, भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो यहाँ बैठे बैठे मीनाक्षी की सास शारदा जी की तारीफ कर रहे थे कि कितनी अच्छी है शारदा जी, वरना सरिता चाची ने तो कितना हंगामा किया था आपकी शादी में, याद है? सौम्या बोली, हाँ याद है दीदी, वो दिन तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। सौम्या के पिताजी गिरधारी लाल जी ने सौम्या की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम किया था। लड़के के घर वालों की पसंद की गाड़ी, उनकी पसंद के कपड़े लत्ते गहने और भी
बहुत कुछ। फिर भी राजेश के घर से फ़ोन पर सारी हिदायत दी जाती कि रिवाज के अनुसार और क्या-क्या करना पड़ेगा। वर पक्ष की सारी इच्छाएं पूरी की गई थी। सौम्या के दोनों भाई-बहन दीदी की शादी के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जीजू के जूते छुपाई का प्रोग्राम भी रखा था। शादी के दिन सौम्या पार्लर में तैयार होकर सीधे बैंकेट हॉल पहुंचने वाली थी। दूसरी तरफ राजेश की बारात नाचते गाते बैंकेट हॉल पहुंच गई थी। शादी लोकल थी इसलिए वर पक्ष और वधू पक्ष के ज्यादातर मेहमान भी आ चुके थे। सौम्या की मां कामनी जी दूल्हे का स्वागत करने जा ही रही थी। उतने में उन्हें एहसास हुआ कि शादी की हड़बड़ाहट में वे लोग लकड़ी की पाट और आरती की थाल घर भूल गए हैं। जैसे ही वो बात सरिता जी को मालूम हुई, वे जोर से बोली, रीति रिवाज की बिल्कुल भी समझ नहीं है आप लोगों में। जब लड़की के माता पिता को ही ज्यादा अकल नहीं तो लड़की को क्या खाक अकल होगी। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। सभी मेहमान भी रीता जी को देख रहे थे। सौम्या की बहन यामिनी की तो आंखों से आंसू ही बह निकले क्योंकि उसे अपने घर वालों की बेइज्जती सही नहीं जा रही थी। वो भी इतने मेहमानों के सामने सौम्या का भाई राज भी गुमसुम सा हो गया था। बारात अंदर आ गई और थोड़ी देर में सौम्या भी बैंकेट हॉल पहुंच गई, मगर उसे सब जगह एक उदासीनता दिखाई दे रही थी। उसके घर वाले पहले जितने खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। जूता छुपाई की रस्म भी नहीं की गई। शादी संपन्न होने के बाद राजेश और सौम्या को घर से विदाई देनी थी, इसलिए सौम्या और राजेश को घर लाया गया। वहां अकेले में सौम्या के घर वालों ने उसे सारी बात बताई। सौम्या को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ और गुस्से भी आया, मगर कामनी जी ने सौम्या को समझाया कि वो यहाँ से गुस्सा लेकर ससुराल नहीं जाएगी। सौम्या ने माँ की बात तो मान ली, मगर आज उसे उसके माता पिता के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से आज उसके माता पिता को कितना सुनना पड़ रहा। आज लड़की के माता पिता होना कितना बड़ा गुनाह है। क्या लड़की के माता पिता की कोई इज्जत नहीं होती? क्या एक बेटी अपने माता पिता की इज्जत के लिए कुछ नहीं कर सकती? क्या वो अपने मायके वालों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं कह सकती? खैर, माँ के मना करने के बाद सौम्या भारी मन से ससुराल आ गई। जिसके बाद उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। सौम्या जब भी अपने मायके के घर जाने का नाम लेती, उसे सरिता जी की इजाज़त नहीं मिलती और यही कहा जाता कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, मायका नहीं, समझी? इसलिए यही रहो। सौम्या तो ससुराल को भी अपना घर ही मानती थी, मगर उसे ननद और सास का व्यवहार पल-पल ये दर्शाता था कि वो पराये घर से आई है। और फिर 1 साल बाद राजेश का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया और सौम्या यहाँ मुंबई चली आई। सौम्या भाभी, कहाँ खो गई आप? सौम्या की चचेरी ननद प्रिया के बुलाने से सौम्या वर्तमान में लौटी। उतने में सौम्या की चचेरी जेठानी बोली, सौम्या, तूने कल भी ठीक-ठीक जवाब नहीं दिया था। तेरे मायके वाले इस शादी में क्यों नहीं आए? सौम्या बोली, भाभी, मेरे मायके वालों को मेरे ससुराल वालों ने शादी का कार्ड नहीं दिया था। जेठानी रीना बोली, रीता चाची ऐसे कैसे कर सकती है? भले कोई भी बात रही हो, मगर कार्ड तो देना चाहिए था। सौम्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। मीनाक्षी विदाई हो रही थी। मीनाक्षी की सास शारदा जी सरिता जी से बोली, आप फिक्र मत करिएगा, हम आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं बेटी की तरह प्यार देंगे। ये सुनकर सौम्या सरिता जी की तरफ एकटक देखने लगी। सरिता जी बेटी के लिए खुश हुए जा रही थी। अब सौम्या और राजेश भी मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे। रास्ते भर सौम्या उदास थी। राजेश बोला, मैं जानता हूँ सौम्या, इस बार मेरे घरवालों ने तुम्हारे मायके वालों को शादी का कार्ड तक नहीं दिया। यह बात तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। सौम्या बोली, ये तो तुम्हारे घरवालों की हमेशा की आदत है राजेश। मेरे मायके वालों और मुझे नीचा दिखाना। उनके हिसाब से बहू और उसके घरवाले उनकी बराबरी का सम्मान पाने के लायक नहीं होते। और जब मेरे पापा ने उन्हें आईना दिखाया तो उनके होश ऐसे उड़े कि उन्होंने मेरे मायके वालों को शादी में ही नहीं बुलाया। ये सोचकर सौम्या पुरानी बातों में खो जाती है। कितनी खुश थी वह जब उसकी पहली करवा चौथ थी। वह उसके मायके जाना चाहती थी। कामनी जी भी बेटी की पहली करवा चौथ के लिए बहुत उत्साहित थी। लेकिन जैसे ही सरिता जी को लखनऊ से पता चला कि सौम्या अपनी पहली करवा चौथ अपने मायके में करने जा रही है, वे फोन पर चिल्लाकर बोली, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम यहाँ आ सकती हो।
मायके जाने की कोई जरूरत नहीं। उतने में ससुर जेठालाल जी बोले, तुम्हारे बाप ने तो हमें गाड़ी के पैसे भी कम दिए हैं। अब क्या ही दे देंगे वो करवा चौथ पर तुम्हें, जो वहां जाना चाहती हो। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना फोन भी धुंधला दिखाई देने लगा और वो फपक फपक कर रो पड़ी। राजेश उसकी ये हालत देख चिंता में आ गया और बोला, क्या हुआ सौम्या? मम्मी पापा ने क्या कहा फोन पर? सौम्या ने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया और बोली, पापा जी, आपने गाड़ी के पूरे पैसे नहीं दिए थे क्या मेरे ससुराल वालों को? सौम्या के पापा जी गिरधारी लाल जी बोले, बेटा, हमने पूरे पैसे दिए थे तेरे ससुराल वालों को। फिर मेरे ससुर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? सौम्या रोते हुए बोली, पापा, आप कल ही मेरे ससुराल जाकर उनसे इस बात को साफ कीजिए। वैसे भी बार बार तंग आ चुकी हूँ ससुराल वालों के झूठे ताने सह सहकर। सौम्या को इतना रोता देख उसके पापा दूसरे दिन ही उसके ससुराल पहुंचे और वे त्रिवेदी जी को भी साथ लेकर पहुंचे, जो बिचौलिए थे। उन्होंने बीच में रहकर सारा लेन देन करवाया था। त्रिवेदी जी ने सारे कागज दिखाए जिसमें उन्होंने सौम्या के ससुर जी के हस्ताक्षर लिए थे, ताकि बाद में वो दहेज लेकर पलट न जाए। सौम्या के पापा गिरधारी जी अब चुप न रह पाए और बोले, जेठालाल जी, बहू भी किसी की बेटी होती है। उस पर और उसके घर वालों पर झूठे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। बस उस दिन से सौम्या के ससुराल वालों ने सौम्या के मायके से रिश्ता ही खत्म कर दिया था। मगर सौम्या को इस बात की खुशी थी कि उसके मायके वाले ने आज हर बार की तरह चुप्पी का सहारा नहीं लिया और हर बार की तरह बेटी वालों को चुप कर रहना चाहिए ये नहीं कहा था। भले ही सौम्य को ससुराल में कभी इज्जत नहीं मिली जो एक बहू को मिलनी चाहिए, मगर उसके पति राजेश उसे हर पल यह एहसास दिलाते कि वो उनकी दुनिया है। सौम्या ने भी अब ससुराल वालों से उम्मीद छोड़ दी थी और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जीती थी जो उसके लिए जीते थे। दोस्तों, आज भी यह सवाल एक लड़की हमेशा अपने आप से पूछती है कि आखिर उसका असली घर कौन सा है, जहाँ वो पैदा हुई है वह, या जहाँ उसका ससुराल है वो, क्योंकि दोनों जगह पर उसे पराई समझा जाता है।